नमस्कार दोस्तों, डेली जीएस एनालिसिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमने यूपी पीसीएस 2024 के लिए अभी तक जो सीरीज़ चल रही है उसमें लगभग 101 प्रश्नों को हल किया था। आगे के 50 प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। सो आइए बिना देर किए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 102वां प्रश्न है। इसमें लिखा है INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आपको बताना है जो इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी थे उन पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था। सबसे पहला ऑप्शन है लाल किला दिल्ली में, दूसरा है ग्वालियर फोर्ट में, तीसरा है अजमेर फोर्ट जयपुर में, या चौथा है आगरा फोर्ट में। सो लाल किला दिल्ली, ग्वालियर फोर्ट, आमेर फोर्ट या फिर आगरा फोर्ट में कहाँ पर जो है इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर जो है मुकदमा चलाया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल किला नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। सो आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा वो कौन सा अनुच्छेद था जिसके माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी जो है, मैनेजमेंट में जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित की जाती है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43A। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A के संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रमिकों की प्रबंधन में यानी जो मैनेजमेंट लेवल पे भागीदारी होती है वह सुनिश्चित की जा सके। अगला प्रश्न है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन किस चीज़ का उदाहरण है आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सरोवरीय मैदान का, दूसरा है लोएस मैदान का, तीसरा है हिम नदीय मैदान का और चौथा है जलोढ़ मैदान का। सो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किस चीज़ का आपको बताना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सरोवरीय मैदान का, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। सो आपको बताना वो कौन सी नदी है जो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए मशहूर है या प्रसिद्ध है। सबसे पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरी है गंडक या चौथी है रामगंगा। सो वो कौन सी नदी है जो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दी गई हैं पवनें और दूसरे तरफ दिया गया है देश। सो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है सैंता आना जो कि कैलिफोर्निया में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है हबूब जो कि सूडान से संबंधित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दिया गया है यामो जो कि जापान से संबंधित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद दिया गया है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है, ये जो है आपका फ्रांस से संबंधित है। सो मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस की जो है पवन है, ना कि ऑस्ट्रेलिया की। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। सो वो कौन सी जो है प्राकृतिक प्रदेश है जिसमें जो है बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जिसे जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है शीतोष्ण घास का मैदान। क्या ये सही है या गलत है आपको बताना है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उसके बाद है उष्ण रेगिस्तान और उसके बाद है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। सो प्राकृतिक प्रदेश में से जो है किसे शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा मैदान या प्रदेश है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। तीसरा है विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। और चौथा है जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है।
से इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। सबसे पहला ऑप्शन है लाइकेंस, बी है मैथिल मर्क्यूरी, सी है गुलाब का पौधा और डी है सूरजमुखी का पुष्प। सो इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेंस यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। सबसे पहला ऑप्शन है उल्टा यू आकार, बी है उल्टा वी आकार, सी है उल्टा एल आकार और डी है इनमें से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टा यू आकार, यानी इस तरह से। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। सबसे पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, यह कथन है। और कारण आर दिया गया है, इसके आगे क्यों हो पाई जाती है, तो तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा दिया गया है कि ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। सो आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, क्या ये कथन सत्य है। और कारण आर दिया गया है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। सो आपको नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। सो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है जी, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धुआं यानी कि स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको बताना है कि जो स्मॉग या धुआं होता है, जिसे स्मॉग कहते हैं, वो किसकी कमी इस उपस्थिति के कारण होता है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा ओजोन की उपस्थिति के कारण। दूसरा है ओजोन तथा नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। तीसरा है ओजोन तथा नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन हो गया, और उसके बाद है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। सो धुआं जो होता है, जो स्मॉग होता है, वो आवश्यक रूप में वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। सबसे पहला ऑप्शन है योजना आयोग, दूसरा है विनिवेश आयोग, तीसरा है नीति आयोग और चौथा है वित्त आयोग। सो भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए सतत विकास की बात हो रही है, तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, जिसे पहले योजना आयोग कहा जाता था, तो ये योजना आयोग तो अब हट गया है, तो अब नीति आयोग हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा भूमि शरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, कौन से साल के लिए रखा गया आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2025 तक, दूसरा है 2030 तक, तीसरा है 2035 तक या चौथा है 2040 तक। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2030 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय के पश्चात गायब हो जाती है, जैसे कि कपूर, नाफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हम लोग हवा में रख देते हैं, वो अचानक से गायब हो जाती है, अगर कपूर को ज़्यादा देर तक हवा में रखेंगे तो वो गायब हो जाएगी। या नाफ्थलीन की गोलियाँ जो होती हैं, जो आपने बाथरूम या सिंक वगैरह में देखा हुआ गोलियाँ होती हैं, वो भी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो वो गायब हो जाती हैं। सो वो क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये गायब हो जाती है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया ऊर्ध्वपातन, क्या ये सही होगा। दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है विसरण और चौथा है विकिरण। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है हवा में गायब हो जाती हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा
वो है ऊर्ध्वपातन के कारण। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। सो आपको बताना है वो कौन सा पदार्थ है जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है। ऑप्शन ए है चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी है कोरंडम, ऑप्शन सी है जिप्सम, या ऑप्शन डी है टैल्क। सो किस चीज़ के अंदर कैल्शियम विद्यमान होगा आपको बताना है। देखिए, जिप्सम और कैल्शियम का बहुत आपसी में संबंध है। कैल्शियम क्या होता है, चूने पत्थर वगैरह में पाया जाता है, और जिप्सम भी क्या है, एक तरह के वही है, चूना पत्थर ही होते हैं, तो इसीलिए जिप्सम से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पदार्थ दिया गया है और दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया गया है सिल्वर ब्रोमाइड, और उसके बाद दिया गया है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद जो दूसरी तरफ दिया गया है वो दिया गया है आपका सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा। उसके बाद लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, और उसके बाद दूधिया मैग्नीशिया जो है प्रति अम्ल। सो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सो 117वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण जो है सही सुमेलित नहीं है। पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला है ब्लैक गोल्ड, फिर फुलेरीन, फिर ग्राफीन और फिर केवलार। सो नीचे दिए गए कूट में से आपको जो है सही उत्तर का चयन करना है, या कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला क्या आएगा, केवलार आएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा वो हो जाएगा आपका ग्राफीन, अरे फुलेरीन, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या आएगा आपका, तो ये तीसरा ग्राफीन रह जाएगा, और चौथा जो है ब्लैक गोल्ड हो जाएगा। सो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है विटामिन दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उसका प्रचुर स्रोत दिया गया है कि कौन सी चीज़ में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहले है विटामिन B6। विटामिन B6 जो है आपको बताना है कि क्या ये धान के चोकर में पाया जाता है, जिसको पायरोडॉक्सिन भी कहा जाता है, जो विटामिन B6 होता है। क्या ये सही सुमेलित है या नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ये जो है धान का चोकर जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, ये कॉड यकृत तेल से पाया जाता है। क्या ये सही है या गलत है। देखिए, ये गलत सुमेलित किया गया है। जो विटामिन B2 रहता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और ये जो है तेल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये तेल में कैसे पाया जाएगा, साधारण सी बात है। उसके बाद विटामिन E जो है ये बिल्कुल सही सुमेलित किया हुआ है, और विटामिन K भी जो है सही सुमेलित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, फिर उसके बाद है एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक, उसके बाद है नियोप्रीन विशिष्ट रबड़, या रेयॉन रूपांतरित स्टार्च। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि रेयॉन जो है ये रूपांतरित स्टार्च नहीं होता, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ये किसने कहा था कि इंडिया जो है एक अर्ध संघात्मक राज्य है, वह कौन महापुरुष थे। सबसे पहला ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, या आइवर जैनिज्म ने कहा था, या H.J. लास्की ने कहा था, या K.C. वियर ने कहा था। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है K.C. वियर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ भाग लिया। बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, जो 13वां संस्करण था ये। सो वो कौन सी देश की सेना है जिसके साथ भारत ने जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम के सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे लंबे की बात हो रही है यहाँ पे। सो आपको बड़े ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देना है कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है इस समय। सो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 34 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 35 है और राष्ट्रीय राजमार्ग 135A है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 34। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम उपलब्ध है। वह कौन सा जिला है जहां पर यूरेनियम की उपलब्धता पाई गई है। सबसे पहला ऑप्शन है हमीरपुर, फिर ललितपुर, फिर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। सो अभी जो यूरेनियम की उपलब्धता है वो ललितपुर में सबसे अधिक है इस टाइम पे जहाँ पे उपलब्ध है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है। तो भारतीय भाषाओं की रक्षा एवं विकास की बात की जा रही है, तो हिंदुस्तानी एकेडमी की जो स्थापना है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे की गई है आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रयागराज, फिर आगरा, फिर वाराणसी और लखनऊ। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी कि प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। सो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र की बात हो रही है। 126वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, वाराणसी। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है कितने प्रतिशत के अनुसार। तो आपको बताना है कितनी प्रतिशत जो है 2022-23 के अनुसार 23-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है व्यक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6% से लेकर के 6.8% तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे कौन से व्यक्ति हैं जिनको 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर CR राव, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर R कृष्णन, तीसरा है निखिल श्रीवास्तव और चौथे हैं डॉक्टर आनंद। सो वे कौन से महापुरुष हैं जिनको 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रोफेसर CR राव। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में संगीत महाविद्यालय खोलने की या शिलान्यास की गया है, खोलने की जो है आकांक्षा व्यक्त की गई है। सो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है गोरखपुर, दूसरा है आजमगढ़, तीसरा है अलीगढ़ और चौथा है वाराणसी। सो वो कौन सा शहर है जहां में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के जिले में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, आजमगढ़ में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो वो कौन सी जगह है जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। पहला ऑप्शन है तुमकुर, दूसरा है देहरादून, तीसरा है वेल्लारी और चौथा है बिलासपुर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, तुमकुर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सो फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क मंत्री और परिवहन मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी जी ने जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन है गाजीपुर, दूसरा है बलिया, तीसरा है हापुड़ और चौथा है मेरठ। सो वो कौन सा जगह है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजीपुर। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 2 पंचायतों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। पहला ऑप्शन है तृणमूल कांग्रेस,
दूसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और चौथा है आम आदमी पार्टी। सो इस क्वेश्चन को हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने हासिल किया है? सबसे पहला ऑप्शन है श्रेया पूंजा, उसके बाद है थौनाओजन स्टेला लुवांग, चौथा है नंदिनी, तीसरा है नंदिनी गुप्ता और चौथा है पूजा हेगड़े। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्पाद है जिसे हाल ही में दिए गए जीआई टैग के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है बनारसी पान, दूसरा है रामनगर भंटा, तीसरा है बनारसी लंगड़ा आम या चौथा है भदोही का बंडा। सो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, भदोही का बंडा जो है जीआई टैग के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ स्लाइनेक्स 2023 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है म्यांमार। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, श्रीलंका। सो स्लाइनेक्स 2023 जो युद्धाभ्यास हुआ था, नौसैनिक अभ्यास है, इसमें जो है भारत और श्रीलंका ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 29 मार्च 2023 को किन दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? पहला ऑप्शन है अज़रबैजान और ताजिकिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तीसरा है इरिट्रिया और दक्षिण सूडान और चौथा है अल्जीरिया और सीरिया। सो वे कौन से दो देश हैं जिन्हें 29 मार्च 2023 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण का आयोजन कब शुरू हुआ है? सो आपको बताना है जो आईपीएल का 16वां संस्करण है वो कब शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2023 से। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? आपको बताना है कि जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है उसके अनुसार भारत में जो है आतंकवाद जो प्रभावित कर रहा है वो उसके हिसाब से कौन से स्थान पर भारत है इस समय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें स्थान पर जो है भारत जो है आतंकवाद से पीड़ित देशों की सूची में आता है। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भारत चीन सीमा पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का अनावरण किया है? सबसे पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितनी है? पहला ऑप्शन है 3032, दूसरा है 3167, तीसरा है 2825 और चौथा है 3285। सो 2022 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3167, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की है? सो वो कौन सा राज्य है जो अनाथ बच्चे और निराश्रित बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुख आश्रय योजना शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अनाथ और निराश्रित बच्चों के बेहतर जीवन के लिए, यानी दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन जो है दो बार यहाँ पे हो गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने बता दिया, हिमाचल प्रदेश रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? तो वो कौन सा देश है जो नाटो का 31वां सदस्य बना है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन,
ऑप्शन सी है तंजानिया या ऑप्शन डी है आपका बेलारूस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए फिनलैंड। ठीक है, तो नाटो का फिनलैंड 31वां सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा राज्य की पहली खेल नीति 2023 को हरी झंडी कब प्रदान की गई। सो राज्य की जो पहली खेल नीति थी उसको जो है कब जो है स्टार्ट किया गया या उसको हरी झंडी दिखाई गई। सबसे पहला ऑप्शन है 8 मार्च 2023 को, दूसरा है 26 फरवरी 2023 को, तीसरा है 8 अप्रैल 2023 को और चौथा है 10 मार्च 2023 को। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 10 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास कब किया गया। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन है शिवशंकरी को, दूसरा है नम्रता श्रीवास्तव, तीसरी है रजनी राजेंद्र और चौथा है विक्रम शर्मा। सो सरस्वती सम्मान जो 2023 प्रदान किया गया है वह है शिव शंकरी जी, इनको दिया गया है 2022 का सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश की राजधानी में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कब किया गया। पहला ऑप्शन है 10 से 12 फरवरी, दूसरा है 11 से 14 फरवरी, तीसरा है 8 से 10 फरवरी और चौथा है 7 से 10 फरवरी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 10 से 12 फरवरी। इस प्रश्न पत्र का आखिरी क्वेश्चन 150वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस एक में G20 सम्मेलन की बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा। नहीं बताना है आपको कि वो कौन सा शहर है जहाँ पे G20 बैठक का आयोजन नहीं किया जा रहा है। सो देखिए, वाराणसी में भी हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में भी हुआ है, लखनऊ में भी हुआ है, लेकिन मेरठ में नहीं किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी मेरठ। सो दोस्तों, आज के लिए 150 प्रश्न पूरे हुए। यूपी पीसीएस के प्रश्न पत्र मेरे पास काफ़ी सारे हैं और ये प्रश्न पत्र 2023 वाले हैं, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें स्टैटिक चीज़ें होती हैं जो बदलती नहीं हैं, तो आपके लिए अगले साल भी काम आ सकते हैं 2024 के परीक्षा में भी। और हाँ, अभी मेरे पास आरओ के प्रश्न पत्र भी आए हैं कुछ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आरओ के प्रश्न पत्र भी हम लोग साझा करें, तो मैं आपको ज़रूर साझा करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।